आज जो हम टॉपिक लेकर डिस्कशन करेंगे, हमारे जो वैदिक हिंदू ट्रेडिशन में 16 संस्कार हैं, जीवन के अलग-अलग स्टेजेस को सेलिब्रेट करने का। उन संस्कारों के बारे में जानेंगे। 16 संस्कार को ठीक से समझें, उससे पहले ये समझना जरूरी है, ये संस्कार क्या चीज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी आपको गाली नहीं दे सकते। वो इतने जेंटल होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं, वो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। उनको कोई कितना परेशान करे तो भी वो शांत रहते हैं। ठीक अपोजिट है। कुछ लोग हैं वो कितना भी अपने ऊपर कंट्रोल करें, उनके मुंह से बिना कारण भी गालियां निकल जाती है। इवन वो प्यार से भी बात करेंगे तो भी दो अक्षरी, चार अक्षरी हिंदी की गालियां निकाल ही देते हैं। लोग चाहकर अपनी बुराइयों को रोक नहीं पाते। उनको पता है कि मेरे से बुरा हो रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं या कोई भी गलत काम मैं कर रहा हूं, मुझे पता है, और मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं तो भी नहीं हो रहा है। पहले इन चीजों को समझिए, फिर संस्कार क्या है समझेंगे। इसके जड़ में संस्कार काम करता है। हम सबके लाइफ में ऐसे हजारों चीजें हैं जो हम चाह करके नहीं कर पाते, और जो कर रहे हैं चाह कर उसको रोक नहीं पाते। कोई बुद्ध को अगर काट देता तो भी बुद्ध गुस्सा नहीं कर पाते, और अंगुलीमाल था जिसको कोई कुछ नहीं कहता था तो भी वो अंगुलियां काट देता था। इसका मतलब है कि हम जो कुछ करते हैं, हम इसीलिए नहीं करते हैं कि इसकी हमें जरूरत है। हम इसीलिए करते हैं कोई हमें अंदर से फोर्स करता है करने के लिए। हम मजबूर होकर के कर बैठते हैं। ये मजबूर कौन करता है, इसी को समझना है। इसी को कहते हैं संस्कार। महाभारत में दुर्योधन, कृष्ण उसको समझाने गए, मत करो, ये गलत है, ये सही है, क्यों करते हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, मैच्योर हो, ये सब मत करो। तो दुर्योधन बोलता है, बड़ा फेमस श्लोक है, हम सबके लाइफ से वो कनेक्टेड होता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तो दुर्योधन कहता है, मैं क्या करूं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरे से हो नहीं रहा है कि मैं कोई अच्छा काम कर सकूं। मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, गलत काम क्या है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अगर जानने ना जानने से ही अच्छा बुरा काम होता तो सारे पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, एजुकेटेड लोग अच्छे होते। सारे डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि डॉक्टर्स को तो सब पता है हेल्थ क्या है, कैसे ध्यान रखना है। पर ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। डॉक्टर्स उतने ही बीमार पड़ते हैं, उतने परसेंटेज डॉक्टर बीमार पड़ते हैं जितने नॉर्मल लोग होते हैं। रावण इतना ज्ञानी था तो भी गलत काम करता था। अनपढ़ लोग गलत काम नहीं करते हुए भी दिखते हैं। ये इसी को हम संस्कार कहते हैं। अंदर से कोई हमें मजबूर करता है करने के लिए। जब कोई चीज रिपीटेडली हम पास्ट में करते आए हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमने किया है, बार बार किया है, वो धीरे धीरे हमारे मेमोरी में जम जाता है, और वो हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में झलकने लगता है। हम जो कुछ भी करते हैं, अभी कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, वो सब हमारे माइंड में जाता है, स्टोर होता है।
थोड़ी देर के लिए तो वो कॉन्शियसली होता है, आपको पता रहता है, बाद में आप भूल जाते हैं। वो भूलना नहीं होता है, वो आपके माइंड में थोड़ा नीचे की ओर दब जाता है, सबकॉन्शियस मेमोरी में। और धीरे 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 जब वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो बीच बीच में आपकी कॉन्शियस लेवल पर आता है या नहीं आता है, उसी से आपकी पर्सनालिटी बनती है। आप जो कुछ भी हैं वो सबकॉन्शियस मेमोरी के कारण, उसी को हम संस्कार कहते हैं। जो बचपन में आपने देखा, सुना, खाया, भोगा, किया, जवानी में किया, जो भी किया, उसी का ऑल टुगेदर है, उसी का मिला जुला है कि आज दुनिया से जिस तरह आप रिएक्ट करते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है उसी तरह की। आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आप ऐसे समझिएगा, ये जो समुद्र में आप आइसबर्ग देखते हैं, उसका बड़ा थोड़ा सा हिस्सा ऊपर होता है। जितना हिस्सा ऊपर होता है उसका ज्यादातर 3/4 या 75%, 80% नीचे होता है। तो आप जो एक्चुअली जो जो आप दिखाते हो, जो आप करते हो, जो आप बोलते हो, जो आप रिवील करते हो, वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पर होता है, वो इतना ही होता है। बाकी जो आपको पता नहीं चलता, जो डूबा रहता है, आपका जो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी, संस्कार, वो आपके अंदर छुपा रहता है। फिर उससे भी थोड़ा और जाएं, जो बिल्कुल ही काउंसिल है, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें बहुत सारे स्टोर है। आपको तो लगता है मैं सोच समझ के कर रहा हूं, मैंने जो पढ़ा, जो देखा, जो सुना, जाना, उसी के बेस पर करता हूं। झूठ बोलते हैं आप। आप जो कुछ भी रीजनिंग लाते हैं, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आप कुछ करते हैं, जो सोच समझ के करते हैं, मुझे ये करना है, नहीं करना है, वो सब आपके माइंड का 10% होता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और वो बहुत लिमिटेड मेमोरी बेस्ड होता है। पर एक्चुअली जो कुछ आप करते हैं, उसका 90% कॉज होता है सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है। और वो क्या है? आपकी जो बिलीफ सिस्टम, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट इमोशंस, उसके बेस पर जो कुछ आपके साथ पास्ट में घटा, उसके बेस पर जो इमेजिनेशन, इंट्यूशन, वैल्यूज, वो सब पास्ट एक्सपीरियंस पर होता है। ये जो 90% करीब, कोई 90, कोई 95, कोई भी एवरेज लीजिए, 3/4 क्वार्टर से ज्यादा वो आपका सबकॉन्शियस है। यहीं से आपको फोर्स किया जाता है, ऊपर आप वही कर बैठते हो। आप कहते हो नहीं, तो मैंने सोच समझ के किया, मैं तो मीठा खाता हूं तो मुझे रसगुल्ला पसंद है। रसगुल्ला कोई पसंद नहीं है आपको, आपको फोर्स किया जाता है रसगुल्ला पसंद करने के लिए। और वो कौन पसंद कराता है, कौन आपको फोर्स करता है रसगुल्ला खाने के लिए? आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपने जितनी भी मिठाइयां खाई हैं बचपन से लेकर अभी तक, उनमें आपको रसगुल्ला अच्छा लगा। तो रसगुल्ला खाने की जो आपकी इच्छा है, या रोटी खाने की इच्छा है, चावल खाने की इच्छा है, और आपका कोई बंधु जो यूरोप से है, अफ्रीका से है, अमेरिका से है, वो कुछ किसी दूसरे खाने को पसंद करता है, मिठाई को करता है, वो उनकी इच्छा या फ्रीडम नहीं है। वो अंदर का वो सबकॉन्शियस मेमोरी जो उनको फोर्स करता है। जितना सबकॉन्शियस मेमोरी संस्कार जितना स्ट्रांग होता है, उतना आप मजबूर होते हैं वो करने के लिए, चाह कर या ना चाह कर भी। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं और आप कोशिश करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कौन आपको मजबूर करता है गुस्सा करने के लिए? आपका वो सबकॉन्शियस मेमोरी जो समुंदर के नीचे 90% छुपा हुआ है, आपके माइंड रूपक, मन रूपक समुंदर के नीचे छुपा हुआ है। उस छुपे हुए स्टोर में जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको फोर्स करते हैं गुस्सा करने के लिए। तो आप कहेंगे इसका कोई इलाज नहीं, वो तो अलग बात है, और कभी डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉब्लम तो समझ लीजिए। हमेशा हमारी एक नेचर है,
प्रॉब्लम समझना बाद में, पहले सॉल्यूशन बता। तो सॉल्यूशन कैसे होगा जब आपको समझ में नहीं आए कि प्रॉब्लम का रूट क्या है? कौन सा डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, इलाज करेगा, जब उसको पता ही नहीं चले आपकी बीमारी क्या है? तो बीमारी समझने की क्षमता रखनी पड़ेगी अगर इलाज चाहते हैं तो। इसी को हम कहते हैं सबकॉन्शियस मेमोरी या साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स। वो बिल्कुल वैसे ही है, इसको जरा देखिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये कुम्हार का चाक होता है, पॉटर्स व्हील। वो जो पॉटर है, जो कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, तो उस व्हील को घुमाता है, चाक को जोर से घुमा घुमा के फिर छोड़ देता है। और जब वो छोड़ देता है, इसका अर्थ नहीं कि जब उसने छोड़ दिया तो वो चाक घूमना बंद हो गया, अब चाक घूमता रहता है। फोर्स तो पहले लगाया, पर 2 मिनट के बाद अभी भी वो चाक घूम रहा है। वैदिक दर्शन में इसको संस्कार कहते हैं। वो जो कर्म आपने 2 मिनट पहले किया, उसमें मोशन डाला, वो मोशन को तो आपने स्टॉप कर दिया, पर अभी भी उसका संस्कार चल रहा है। 2 मिनट 1.5 मिनट तक वो अभी भी घूम रहा है। आपकी गाड़ी का व्हील है, चक्का है, चक्का घूम रहा है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं। अब आपने स्टीयरिंग से अपना पैर हटा लिया है, अब आप उसमें प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तो भी गाड़ी चल रहा है। प्रेशर बिना डाले चल रहा है, कुछ दूर तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी को कहते हैं संस्कार। हम जो कुछ पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हमने कर्म सिद्धांत में इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। इसको डिटेल में जानना है तो वो कर्म सिद्धांत वाले वीडियो भी देख सकते हैं, है ना, यूट्यूब में जा करके। तो जो कर्म हम करते हैं उसका एक इनविजिबल रिजल्ट होता है कि हमारे माइंड में स्टोर होता है, और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला जाता है, चेतन से अवचेतन, फिर चेतन समस्या में चला जाता है, और वही स्टोर हो करके वही हमारे पर्सनालिटी को चेंज करते हैं, वही हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं। हमारा जिस तरह का टेम्परामेंट है, जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का एक्सटर्नल बिहेवियर है, वो उन सब का मिला जुला है, हमारे पूर्व कर्मों के, पूर्व अनुभव के, पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट कर्मों का। और उसी का नतीजा है कि आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते, और कोई चाहकर गुस्सा को रोक नहीं पाता है। इसका बड़ा सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करते हैं। पूरे दुनिया में 80% सोसाइटी में ये हजारों सालों से महिलाओं को बताया गया, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। तो महिलाएं कमजोर हो गई, और जहां जितना इसके बारे में अवेयरनेस कम है, वहां महिलाएं उतने कमजोर है। दुबला पतला सा 100 पाउंड का भी एक आदमी एक 200 पाउंड लेडी को थप्पड़ मार सकता है, गिरा सकता है। क्या 200 पाउंड की लेडी में ताकत कम है कि वो गिराता है? नहीं, फिजिकल ताकत में कम नहीं है, मेंटल एबिलिटी में कमी है। वो शुरू से ट्रेंड है, संस्कार, कि मैं कमजोर हूं। वो चाह कर भी मार नहीं सकता, इवन वो मारेगा भी, उसकी मार में वो पावर नहीं होगा। इसीलिए नहीं कि उसकी फिजिक में पावर नहीं है, उसका मेंटल जो स्टेटस है वो उसको मजबूर करता है कि वो मारे भी, उसमें हल्कापन होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ सोसाइटी में हजारों सालों से महिलाएं सेकेंडरी सिटीजन रहे, घर में भी महिलाएं सेकेंडरी रहे, गौण रहे, पुरुष के नीचे दब के रहे, क्योंकि उनको ये हजारों सालों से बताया गया। माँ ने अपनी बेटी को बताया, बेटी ने अपनी बेटी को बताया, उस बेटे ने अपनी बेटी को बताया, बाप ने भी बताया, भाई ने भी बताया, दादा ने भी बताया, दादी ने भी बताया, सब मिलजुल करके बताए, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम दौड़ नहीं सकते हो, तुम खेल नहीं सकते हो, तुम्हारा खेल अलग है, तुम्हारा दौड़ अलग है, तुम्हारा प्रोफेशन अलग है, तुम्हारा काम अलग है।
पर आपको ये चीजें तो आपको पता है, मैंने जो अभी 2 मिनट बोला आप कहेंगे ये तो सब पता है, नई चीज क्या? नई चीज ये है कि इस समाज में, इस वर्ल्ड में 20% ऐसी भी कम्युनिटी है, ऐसे भी कल्ट है, ऐसी भी सोसाइटी है जहां महिला डोमिनेट करती है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे ट्राइब हैं, और दुनिया के अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, साउथ अमेरिका से लेकर के बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं, कल्ट हैं, जहां घर की मालिक महिला होती है, सोसाइटी की जो हेड है वो महिला होती है। उस फैमिली में, इवन भारत में, पहले भी बहुत बार कहा, मेघालय में एक पूरी कम्युनिटी है, खासी कम्युनिटी। तो वहां पुरुष शादी करके लड़की के घर आता है, जिसको आप घर जमाई कहते हैं। घर का मालिक लड़की होती है, महिला होती है। बाहर का सारा जो काम धाम है, बाजार जाना, स्टोर जाना, खेतों में काम करना, खेतों की हिसाब, जो जो हिसाब करना, जो ऑर्डर देना, ये सब महिलाएं करती हैं। पुरुष क्या करता है ऐसे समाजों में? खाना बनाती है, कपड़े धोती हैं, बच्चे पालती हैं, घर का काम देखती है। क्योंकि वहां उस समाज में उस पुरुष को बताया गया कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, हम तुमसे ताकतवर हैं। हजारों सालों से जो आपको बताया जाता है, फिर वही धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी वैसे हो जाता है। हमारे भारत में बताया गया गोरे सुंदर होते हैं, गोरा रंग अच्छा होता है, गोरे लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, सुपर सुपर होते हैं। हम ब्राउन टाइप के लोग खराब होते हैं, और काला हो तो बहुत ही खराब है। ज्ञान भी उसके हिसाब से हम मानते हैं, ब्राउन होगा तो कम ज्ञान होगा, काला होगा तो बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा। और सैकड़ों सालों से, हजार साल भी नहीं, सैकड़ों सालों से हम ऐसे ट्रेंड हो गए। एक अनपढ़ गंवार गोरा आदमी टूटी फूटी अंग्रेजी में भी इंडिया में बोले, भारत में बोले, हमें लगता है कोई बड़ा ज्ञान की बातें कर रहा है। और अपना भारतीय कोई शुद्ध हिंदी में, बंगाली में, तेलुगु में, संस्कृत में कितने भी ज्ञान की बातें बोले, होगा कोई मूर्ख, जाहिल, अनपढ़, कुछ ऐसा ही बोलता होगा। Who cares? ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है? और यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ गांव के छोटे शहरों के लोगों में, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, यहां तक कि भारत से बाहर अमेरिका आदि देशों में सेटल हुए, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए लोगों के अंदर उस सबकॉन्शियस में वो चीज काम करता है। मैं अगर ब्राउन हूं तो मैं इंफीरियर हूं, मेरा नाम अगर हिंदुस्तानी नाम है तो मैं इंफीरियर हो माना जाऊंगा। तो लोग नाम बदल देते हैं, अंग्रेजी नाम रख देते हैं। कलर तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब चेंज करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू प्रूव दैट मैं तुम्हारे तरह हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं। दैट इज कॉल्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब बड़े बड़े अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नर्स, सीनेटर्स, बड़े बड़े कंपनी में काम का, आप कहेंगे सक्सेसफुल है, पर उनका संस्कार में अभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजी के प्रति, उनके रिलीजियन के प्रति, उनके कल्चर के प्रति, उनके खान पान के प्रति। ये क्यों है? क्योंकि उस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, उस तरह की ट्रेनिंग हुई है। नोइंगली अननोइंगली वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। इसलिए आज भी भारत के किसी भी गांव में ये गोरा चला जाए, वो शराबी हो, बेईमान हो, मूर्ख हो, सारे गांव वाले उसकी पूजा करने लग जाएंगे। और कोई काला चला जाए, कोई नहीं देखने वाला, पूछने वाला है। संस्कार ध्यान रखिए।
यही इसी संस्कार के बेस पर संस्कार को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक इंडिविजुअल संस्कार, जिसमें जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट कर्मों के बेस पर मेरा जो नेचर है, स्वभाव है, मेरी जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति या जो रुझान है किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति, या मेरी जो एटीट्यूड है, रवैया है, बिहेवियर है, व्यवहार है, ये सब उससे डिफाइन होता है। किससे? वो संस्कार। ये जो नीचे का जो 90% है, इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, ऊपर वाला नहीं। और एक कलेक्टिव संस्कार भी होता है, सोसाइटी का संस्कार। जब एक पूरी की पूरी सोसाइटी एक पर्टिकुलर वे में सोचता है, पर्टिकुलर वे में डिसीजन लेता है, और वो कौन होते हैं? हमारी जो ट्रेडिशन से परंपराएं हैं, जो कल्चर है, संस्कृति कहते हैं, जो इथोस है, रीतियां रिवाज हैं, ये सब उसी कलेक्टिव संस्कार का रिफ्लेक्शन है। मतलब हमारे 500 साल से, 1000 साल से, 200 साल से एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर डे के दिन एक तरह का सेलिब्रेशन करना, एक खास तरह के पकवान खाने की व्यवस्था है, हम इसको फॉलो करते हैं। नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने हम करते रहते हैं। इसी ये भी संस्कार होता है। तो ये संस्कार बनता कैसे है? वो तो आप कोई भी काम करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जाता है। पर जब ये रेगुलरली होता है, रिपीटेडली होता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है, बार बार, फिर वो आपके स्टोर हाउस में मजबूत होता जाता है। पहली बार आपने कुछ खाया, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस होगा बड़ा वीक होगा। दोबारा भी सेम, 3 बार भी सेम, 4 बार भी सेम, 5 बार भी सेम। अगर बार बार होता जाता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे शुरू में हमने कहा, कुछ लोग चाहकर भी गालियां देना बंद नहीं कर सकते, उनका कोई मतलब खराब नहीं होता है। वो आपसे प्यार से भी बात करेंगे तो 2 गालियां देकर ही बात करेंगे, आपका नाम लेंगे 2 गालियां देख के करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर बैकग्राउंड चेक करें, पता चलेगा उनके घर में पापा हो, उनके चाचा हो, घर वाले हो, वो खानदान में गालियां देने की आदत है। बच्चे के भी बाप गालियां दे के बुलाता है। तो वो जो गालियां सुनने की आदत पड़ी हुई थी, 1-2 बार बोले तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप हम सब 50 बार सुनते नहीं। जब रिपीटेडली सुनते हैं, इवन आप एक इंस्टीट्यूशन में बड़े होने पर भी, किसी भी कंपनी में या कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपकी सराउंडिंग में सब बेईमान हो, चोर हो, झूठा हो, मक्कार हो, आप देखेंगे 5-10 साल के बाद आपके अंदर भी वो मक्कारी आने लग जाएगी। और अगर एक अच्छी सराउंडिंग में आप रहने लगते हैं, तो आपकी धीरे 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 आपकी अच्छाइयां आने लग जाएगी। जो इन्फ्लुएंस होता है, वो इन्फ्लुएंस कॉन्शियस लेवल पर होता है शुरू में, धीरे धीरे सबकॉन्शियस में चला जाता है। और जो चीजें सबकॉन्शियस में चला जाता है ना, फिर आप इसको ठीक करना मुश्किल होता है। फिर आपको सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर काम करना पड़ता है। संस्कार 2 तरह का होता है। एक तो आप पैदा जब होते हैं ना, तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर के आप आते हैं। पिछले जन्म में, सैकड़ों जन्मों में जो आपने किया, एक्सपीरियंस किया, उसी के साथ आते हैं। और इसका प्रमाण है कि आपके घर में जो छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, पिछले संस्कार के कारण। और दूसरा संस्कार, जन्म होने के बाद जिस तरह के आपको सराउंडिंग मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, पेरेंट्स मिलते हैं, आपके सिबलिंग भाई बहन मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, स्कूल मिलता है, आपका जो नेबरहुड मिलता है, वो धीरे धीरे आपको वो इन्फ्लुएंस करने लगता है। वो दूसरे तरह का संस्कार है। जो हम वैदिक संस्कार की बात करेंगे, वो आगे जाकर करेंगे, वो सेकेंड लेवल वाला संस्कार है। तो गलत एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा तो वो धीरे धीरे गलत बन जाएगा। गालियों के बीच में रहेगा तो गाली देने लगेगा। वो एक कहानी हम सुनते हैं, बिहार में मिथिला में एक बड़े ज्ञानी थे, महाविद्वान मंडन मिश्र। शंकराचार्य को पता चला कि एक बड़े विद्वान है वहां, जब तक आप उनको हराओ नहीं, तब तक आप दिग्विजय, दिग्विजय मतलब उस समय जो शास्त्रार्थ करके अपना
जो विचार है, जो थॉट है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो विद्वान लोग करते थे। जैसे राजा लोग लड़ाई करके दिग्विजय करते थे, तो ज्ञानी लोग शास्त्रार्थ डिबेट करके दिग्विजय करते थे। तो शंकराचार्य को पता चला मंडन मिश्र नामक एक बड़े ज्ञानी विद्वान है, मिथिला में रहते हैं, बिहार में, तो आप उनको शास्त्रार्थ में हराओगे तब जा करके आप मानेंगे। तो ढूंढते ढूंढते गए, पहुंच गए उस गांव में। तो आप उनका घर पता करने के लिए लोगों से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है। तो लोगों ने बोला, इसके घर के सामने तोते पिंजरे में संस्कृत में बात कर रहे हो, शास्त्र के वचन को कोट कर रहे हो, उसी घर को मंडन मिश्र का घर समझना। शंकराचार्य ताजुब हुए, और जब गए देखा किसी घर के सामने तोते पिंजरे में बंद है, छोटे छोटे संस्कृत के शब्द बोल रहे हैं, शास्त्रों के शब्द बोल रहे हैं, तो समझ गए यही मंडन मिश्र का घर। ये क्या चीज है? तोता जब से पैदा हुआ मंडन मिश्र के घर में यही सुना, बातचीत में, डिस्कशन में, उनके घर में यही चर्चा होती थी। वो तोता अगर किसी म्यूजिशियन के घर में हो जो रोज 4-5 घंटे रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं, वो तोता भी कुछ ना कुछ हो संगीत गाने लग जाएगा हल्का फुल्का। वहां का नौकर चाकर भी थोड़ा बहुत संगीत में एक्सपर्ट बन जाएगा, है ना। एनवायरमेंट कैसे बनता है। और अगर आप गाली, ऐसे तोता जो ऐसे घर में रहता है जहां बात बात पर गाली हो, मारना काटना जहां काम धंधा हो, तो तोते भी बात बात पर बोलेंगे, मारो काटो गिराओ, गालियां देकर बोलेंगे। तोते तक भी बोलते हैं, हम तो इंसान हैं। यहीं से शुरू होता है वैदिक संस्कार का कंसेप्ट, जो 16 संस्कार की बात करते हैं। ऋग्वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, मनुर्भव जनया दैवम जनम। तुम मनुष्य बनो। ये मनुष्य बनने का क्या मतलब? हम तो मनुष्य है। मननशील बनो, सोचने समझने वाले चिंतनशील व्यक्ति बनो। ठीक है, बन गए। खाली नहीं, जनया दैवम जनम, ऐसे बच्चे पैदा करो, ऐसा समाज पैदा करो जो दैव हो, डिवाइन हो, बेटर हो। ये जो अच्छे बच्चे पैदा करना, दिव्य संतान पैदा करने का मतलब क्या है? क्या हम एक पर्टिकुलर टाइप का दवाई खाएं जिससे दिव्य बच्चे पैदा होंगे? नहीं, बच्चे तो वैसे ही पैदा होंगे जो सबके होते हैं। किस तरह के अपब्रिंगिंग देते हैं, किस तरह का उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम उनको रखते हैं, इससे बच्चा देवता बनेगा या राक्षस बनेगा या मनुष्य बनेगा, इस पर डिपेंड करता है। जब आप कॉन्शियसली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो बच्चे के लिए कि वो अच्छा बने, चरित्र से, विचार से, ज्ञान से अच्छा बने, उसके अंदर अच्छे इंप्रेशन आए, पॉजिटिविटी आए, उस एफर्ट्स को हम संस्कार कहते हैं। तो संस्कार क्या है? संस्कारो ही गुणांतराधानमुच्यते। अभी तक हमने जिस संस्कार की बात कर रहे थे वो संस्कार था जो हम पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, कर्म किया है, उसके जो मेमोरी हमारे अंदर है, उसके बेस पर हमारी पर्सनालिटी डेवलप होता है। वो जो मेमोरी है उसी को हम संस्कार कहते हैं। जो टॉपिक आज का है वैदिक संस्कार, जो हम विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जो 16 संस्कार की बात कर रहे हैं, यहां इस संस्कार का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो संस्कार हम पास्ट कर्मों से, एक्सपीरियंस से इकट्ठा किया है, उस संस्कार को रिफाइन करने का, वो जो रिफाइनमेंट है उसको भी संस्कार कहते हैं। और बाय द वे संस्कार का जो लिटरेरी मीनिंग है वो है रिफाइन करना,
an act of refinement. ये the act of refinement. आप वो सब्जी बाजार से लाते हैं, फल लाते हैं, खाने के लिए ही लाते हैं ना, चावल लाते हैं, फिर क्या करते हैं? सब्जी लाए और सीधा मुंह में डाल दिया? नहीं, खाने के लिए पहले उसको खाने के लायक बनाते हैं। किसी भी चीज को यूज करने लायक बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को कहते हैं संस्कार। अंग्रेजी में आप कहते हो रिफाइनिंग, रिफाइनमेंट। आप सब्जी लाते हो, धोते हो, काटते हो, और काटते कैसे? जिस तरह की सब्जी बनाते हो उसी के हिसाब से अब उसको काटते हो। उसमें एक पर्टिकुलर वे में आप घी या तेल, मसाले डालते हो। सब सब्जी में एक टाइप का मसाले नहीं डालते हो। तो जो आपको बनाना है, आपको बहुत तीखा और खट्टा और तीखा वाला सब्जी बनाना है, तो आपके मसाले अलग होते हैं। सब्जी वही है, वही आलू है, वही टमाटो है। आपको उसमें मीठा खट्टा बनाना है तो आप उसमें दूसरे तरह के मसाले डालते हो। तो आप उस सब्जी से क्या बनाते हो वो डिफाइन करता है कि आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस कैसा होता है। बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, पैदा करने से तो नहीं होता है। सब्जी की तरह बच्चा आपके घर में आ गया। अब बच्चे को आप कैसे डेवलप कराएंगे? जो कुछ आप करेंगे उसको संस्कार कहते हैं। अगर कच्चा सब्जी बिना धोए जो भी नमक डला डला, जो भी नमक ज्यादा हुआ, कम हुआ, हो के जल गया तो जल गया, ज्यादा उबल गया तो ज्यादा उबल गया, कच्चा रह गया तो रह गया। बहुत लोग ऐसे भी खाना बनाते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है आपके घर में भी बहुत लोग होंगे जब ऐसे खाना बनाते हैं। तो जैसा बन जाए ठीक है, फिर तो ठीक है। बच्चे भी ऐसे बहुतों के पलते, बहुत लोगों के घर में बच्चे ऐसे ही पलते हैं, खाएं न खाएं, पिए न पिए, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हु केयर्स, बस पैसा डाल दो, जो भी है दे दो, बस हो गया, हम अपनी लाइफ जिए। वो भी संस्कार है। तो किस टाइप का आप संस्कार देते हैं, रिफाइन करते हैं, है ना, उसके हिसाब से आपके बच्चे बनेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में सब्जियां बनती हैं, खाना आप तैयार करते हैं। तो संस्कार का डेफिनेशन चरक ऋषि देते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। यहां संस्कार का मतलब जब उस बच्चे के अंदर आप दूसरे तरह के गुण आधान करते हैं, जो ऑलरेडी उसके अंदर गुण है पूर्व जन्म के कारण, उस गुणों को, अगर अच्छे गुण है उसको कैसे पॉलिश करना, बुरे गुण है उसको कैसे दबाना, नए गुण, अच्छे गुण उसके अंदर डालना, ये जो प्रोसीजर है इसी को कहते हैं संस्कार। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये एक पिक्चर है, ये जो बटरफ्लाई होते हैं ना, तितली, ये तितली कैसे बनते हैं? तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अंडा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें से वो कैटरपिलर आता है, फिर एक छोटी, जिसको आप लार्वा कहते हैं, फिर उसे छोटी बटरफ्लाई होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, एक प्रॉपर मैच्योर बटरफ्लाई होता है। इसी तरह आपके घर में जो बच्चा आने वाला है, अंडा, उस अंडे को बटरफ्लाई तक लेने के लिए जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म करने की, वो उसी को कहते हैं संस्कार। संस्कार में होते क्या है? उसके जो पुराने नेचर को आप अल्टर कर सको, प्रारब्ध संस्कार को दबा के उसमें अच्छे नए संस्कार डालो। अगर प्रारब्ध के अच्छे चीजें हैं उसको और डेवलप कराओ, और जो खराब अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट है उसमें, उसको आप दूर करो। इसी को तो संस्कार कहते हैं ना। आप लाइफ में कैसे यूज करते हैं चीजों को? जैसे कॉटन है, रुई है, कपास, तो पेड़ में कपास निकलता है, उस कपास को पहनने लायक बनाने के लिए आप
जो प्रोसेस अपनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसी को संस्कार कहते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जिससे कोई चीज यूजफुल और अवेलेबल हो। कॉटन से जब आप कपड़े बनाते हैं, और कपड़े कौन सा कपड़ा, क्या आप हर कॉटन से एक ही कपड़ा बनाते हैं? नहीं, आप टॉवेल बनाते हैं, बेडशीट के लिए अलग कपड़े बनता है, पहनने के अलग कपड़े बनते हैं, रुमाल के लिए अलग कपड़े बनते हैं, आपको खिड़की में या दरवाजे में लगाने के लिए उसकी अलग तरह की प्रोसेस होता है, पर होता उसी कॉटन से। इसी तरह धान से आप भात तक आते हैं, धान की उसका ऊपर का छिलका निकालना, फिर उसको अलग अलग तरह के, कोई बॉइल्ड होता है राइस, कोई पारा बॉइल्ड होता है, कोई नॉन बॉइल्ड होता है, अनबॉइल्ड होता है, उसको सुखाते हैं, फिर आपके घर तक आता है, फिर आप उससे चावल बनाते हैं, नमकीन चावल बनाते हैं, गुड़ चावल बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, आप कितने तरह की चीजें बनाते हैं। इसी तरह मेटल्स होते हैं, सोने का पत्थर और आभूषण के बीच में जो प्रोसेस है उसी को संस्कार कहते हैं। बच्चे वैसे ही पाले जाते हैं। बच्चा उस गोल्ड ओर के तरह है, जो सोने की पत्थर के तरह है, जिसको तराश के, पिघला करके, तपा करके सोना बनाओ, उस सोने को पीट के, ठोक के, उसके प्रॉपर प्रोसेस से अपने लायक आभूषण बनाओ। एनिमल्स की तो अपना एक इंस्टिंक्ट होता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। पर आपने देखा जो सर्कस में जो जानवर होते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, बहुत तरह के तरकब करते हैं। पुलिस वालों के और आर्मी वालों की जो वो कुत्ते होते हैं, वो मनुष्यों की तरह बिहेव करते हैं, सूंघ के पता लगाते हैं। कैसे करते हैं? संस्कार, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया। ध्यान रखिए, जो संस्कार सबकॉन्शियस मेमोरी के बारे में बता रहे थे, यहां भी वही फॉर्मूला है। क्या? आप अगर उसके पुराने संस्कार को चेंज करना चाहते हो, नए संस्कार डालना चाहते हो, प्रोसेस से में क्या चीज, एक चीज को रिपीटेडली करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फैमिली में हर कोई गाली देता रहे, देता रहे, देता रहे, झगड़ते रहें, चिल्लाते रहें, गाली देता रहें, देता रहें, देता रहें, 15-20 साल के बाद बढ़िया बच्चा तैयार होगा, गालियों का मास्टर, झगड़े का मास्टर। घर का माहौल शुरू से शांत है, एक दूसरे से मीठा बोलते हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। 15-20 साल के बाद बच्चा तैयार मिलेगा, जो हर बात पर कुत्ते से भी, बिल्ली से भी, नौकर से भी आप कह के बात करता हो, रेस्पेक्ट करता हो। वो एक दिन में नहीं हुआ, रिपीटेडली हुआ। ये जो 15-20 साल तक जो आपने रिपीटेडली करते रहे, उसी का नाम है संस्कार। रिपीटेडली डूइंग समथिंग टू रिफाइन समथिंग, इसी को कहते हैं संस्कार। संस्कार में 3 चीजें इन्वॉल्व है। जब भी आप संस्कार डालते हैं बच्चे में, तो 3 चीजें काम करता है। संस्कार के 3 कंपोनेंट्स हैं। दोषापनयन, बड़ी दोषापनयन, जो उसके अंदर कोई गलत एटीट्यूड है, गलत नेचर है, कोई दोष है, कोई खामी है, उसको ठीक करना। बिल्कुल वैसे लोहे को, चांदी को, सोने को जब आप यूजफुल बनाने चाहते हैं, तो उसके अंदर जो यूजलेस चीजें हैं, जो आपको लगता है वो काम में नहीं आएगा, उसको आप हटा देते हैं। दैट्स हाउ कॉल्ड इट रिफाइंड। आप लोहे से स्टील बनाते हो, सोने से अलंकार बनाते हो, धान से आप खिचड़ी, हलवा, पुलाव, मिठाइयां बनाते हो, तो उसके अंदर जो कूड़ा है, कचरा है, करकट है, जो आपको लगता है ठीक नहीं, उसको आप हटाते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हीनांग पूर्ति, ये शब्द ध्यान रखिए, और ये आयुर्वेद के शब्द हैं। मेकिंग ऑफ डेफिशिएंसी, अगर उस बच्चे में कोई कमी है,
जो डेफिशिएंसी है उसके मेकअप करने की जो, ये दूसरा कंपोनेंट है संस्कार का। और तीसरा गुणाधान, वैल्यू एडिंग, है ना, उसमें आप कुछ वैल्यू एड करते हैं ना। आप एक एप्पल लेकर के, सेब लेकर बाजार में बेचें, ठीक है, पाउंड आपको $1, $2, $3 में मिलेगा। जब आप एप्पल में वैल्यू ऐड करते हैं, उसको आप जाम बनाते हैं, उससे आप कुछ और चिप्स बनाते हैं, उसमें कुछ और ऐड करते हैं, तो वो ज्यादा प्राइस वो महंगा हो जाता है। वही आलू 1 किलो का क्या रेट है, उस आलू से जब आप चिप्स बनाते हैं, आलू से जब आप सब्जियां बनाते हैं, तो उसका रेट बढ़ जाता है। वैल्यू ऐड करना होता है ना। गुणाधान, गुणों का आधान करना, वैल्यू एनरिचमेंट करना, इसको कहते हैं गुणाधान। तो जब बच्चे को हम संस्कार देते हैं, वो संस्कार के 3 कंपोनेंट हुआ। पहला, उसके अंदर जो गलत चीजें हैं उसको हटाना, जो कमी है उसको भरना, और अच्छी चीजें ऐड करना। तब आपका बच्चा एक अच्छा रिफाइंड बच्चा होता है ना। रिफाइंड व्यक्ति को क्या कहते हैं आप? कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, है ना। ये कल्चर्ड को अगर आप हिंदी में बोले, क्या बोलेंगे पता है? संस्कृत। संस्कृत मतलब संस्कार किया हुआ। आप बोलते ना ये बड़ा कल्चर्ड व्यक्ति है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कार किया गया व्यक्ति है। ये संस्कार कब देना है? हमारे पूर्वजों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कहा, ये संस्कार प्रोसेस, ये केवल बच्चा पैदा कर देना, उसको खिलाना पिलाना पढ़ा लिखा देने से काम नहीं चलेगा। आपको उसके अंदर संस्कार डालना है, रिफाइन करना है। और रिफाइन आप कब करेंगे? जब से पैदा हुआ नहीं, बड़ा हो गया नहीं, जिस दिन आप पैदा करने की सोच रहे हैं, द मोमेंट यू स्टार्टेड टू थिंक आई नीड ए चाइल्ड, जिस दिन आप सोच रहे हैं मुझे एक बच्चा चाहिए, उस दिन से आपको वो जो रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। अत्रि स्मृति नामक ग्रंथ में आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। हर वो व्यक्ति, मनुष्य, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ शूद्र होता है। शूद्र मतलब अनपढ़ है, अनरिफाइंड है, अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। हम सब शूद्र थे बचपन में। और संस्कार जब उसके अंदर आप उसको प्यूरिफैक्टरी प्रोसेस से गुजारते हैं, जब आप रिफाइनिंग प्रोसेस से उसको आप गुजारते हैं, तब वो बनता है द्विज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल वर्ड है द्विज। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ। एक तो मां के पेट से पैदा हुआ अनपढ़, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, अनकल्चर्ड, और जो आपने उसको संस्कार दिया, पढ़ाना लिखाना, ये भी संस्कार में आता है। तो जो उसका पर्सनालिटी बना, वो पर्सनालिटी नहीं जो मां के पेट से पैदा होने पर था। अब तो एक दूसरी पर्सनालिटी है, बिल्कुल अलग। दैट्स हाउ ही और शी इज कॉल्ड द्विज। और अगर 50 साल तक भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, आज भी वो अनपढ़ है, आज भी वो अनकल्चर्ड है, आज भी वो अनसिविलाइज्ड है, तो आज भी वो शूद्र है। जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का कंसेप्ट यही था और कुछ नहीं। वो तो बाद में हमने बाय बर्थ पैदा बना दिया लोगों को। कोई भी व्यक्ति जो पैदा होने के बाद जैसा था, अगर 20 साल के बाद भी वैसा ही है, 30 साल के बाद भी वैसा ही है, तो वो शूद्र है। पैदाइशी भी शूद्र था, बड़े होने के बाद भी शूद्र था। आज जो द्विज है, कल्चर्ड है, वो पैदा होने पर शूद्र था, पर धीरे 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 उसका दूसरा जन्म हुआ। हर बच्चा डिजर्व करता है द्विज बनने का, दोबारा जन्म लेने का। दोबारा जन्म, कल्चर्ड होने का, सिविलाइज्ड होने का,
अच्छा होने का, ऑनेस्ट होने का, ज्ञानी होने का, जो भी रिफाइनमेंट आप जैसा भी सब्जी बनाना चाहते हैं, सब्जी से जिस तरह के पकवान बनाना चाहते हैं, उस बच्चे को आप जिस तरह के मनुष्य बनाना चाहते हैं, वो द्विज प्रक्रिया और उसकी शुरुआत ही होती है बचपन से। जैसे मैंने कहा पैदा होने से पहले जब माँ-बाप सोचने लगते हैं कि हमें बच्चा चाहिए। अब हम अगले बार से ये सीरीज चलेगा संस्कारों की, अभी 2-4 सीरीज रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो संस्कार कैसे हम बच्चों में डालें, जिसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने, शास्त्रों ने अलग 16 तरह के संस्कारों की एक व्यवस्था बनाई, जिसके थ्रू बच्चे को हम कैसे अच्छा बना सकें, उस प्रोसेस को कहते हैं संस्कार। 5 तरह के वो संस्कार हैं, बस थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे के बात को समाप्त करूँगा। जन्म से पूर्व, बच्चा पैदा होने से पूर्व भी 3 तरह के रिफाइनमेंट प्रोसेस किया जाता है संस्कार, उसको हम कहते हैं गर्भाधान, पुंसवनन, सीमंतोन्नयन। बच्चा पैदा होने के बाद जो चाइल्डहुड संस्कार आज हैं, वो 6 संस्कार आज प्रेस्क्राइब किया, उसको कहते हैं जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद। जब बच्चा 7-8 साल का, 10 साल का हो जाए, पढ़ने लिखने लायक हो जाए, तो 3 संस्कार प्रेस्क्राइब किया, एजुकेशनल संस्कार जो पढ़ने लिखने से है, उसका नाम है उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। 3 संस्कार प्रेस्क्राइब किया लाइफ स्टेजेस के बारे में, जब आप शादीशुदा करके घर गृहस्थी वाला बनेंगे, घर गृहस्थी बनने के बाद जब आप रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, रिटायर्ड लाइफ के बाद जब आप संन्यास लाइफ जिएंगे, वो 3 संस्कार प्रेस्क्राइब किया। और जो लास्ट संस्कार, जब आप मरेंगे, वो मरना भी एक संस्कार है। उस मरने की प्रोसेस, उसको भी हम जानेंगे। ये 16 संस्कार डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम और जानेंगे। आपने ध्यान से सुना। आज हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में संस्कार क्या है, उस पर हमने डिस्कशन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।